वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की एक बुक स्टैटिक्स की। तो आज की इस वीडियो में लगभग सारे अनसॉल्व्ड पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और किस आर्टिकल पर कितने क्वेश्चंस लगभग जा रहे हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ वो हिस्से जो क्लासेस में डिस्कस किए गए लेकिन शायद प्रॉपर चैनल पर नहीं डिस्कस किए गए, या कुछ वो हिस्से जिनके बीच में एक सिमिलरिटी है लेकिन जब क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो वो टॉपिक वाइज ही मतलब चल रहा होगा, एक्सरसाइज वाइज चल रहा होगा, तो शायद उनके बीच में सिमिलरिटी आप देख नहीं पाए। तो आज की इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इसके पहले केवल मैंने सुनाई, आज उन डेफिनेशंस को लिखेंगे भी। और सारे ही क्वेश्चंस जो अभी यहाँ पर आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो प्रॉपर चैनल पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी पिछले 10 सालों में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है। इसी के साथ में कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे वेरियस टॉपिक्स के लिए मुझे वेरियस वीडियोस में कमेंट कर रहे थे। अभी 1 तारीख तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फिर 1 के बाद से कुछ आप लोगों की जो स्पेशल रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग टू दी नेशनल आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन, उसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ, आपके कमेंट मुझे मिल पा रहे हैं लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा उन वीडियोस को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहला जो हमारे पास डेफिनेशन जाती है वो कॉमन कैटेगरी से जाती है, जिसमें फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ये पूछा गया है। व्हाट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग? फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, ठीक है। स्टैटिक्स, इसके बारे में आप जानते हैं, ये एक साइंस की वो ब्रांच होती है या मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करते हैं एक स्टेबल ऑब्जेक्ट को, इक्विलिब्रियम पोजीशन को यहाँ पर ज़्यादातर डिस्कस करने की कोशिश की जाती है। स्टैटिक्स मतलब स्थिति विज्ञान है और यहाँ पर वस्तु स्थिर होनी चाहिए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमको एक वर्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर स्थिर है। क्लियर? तो सबसे पहले जो इसमें डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन बनती है डिफाइन फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे, स्ट्रिंग्स विच ऑफर strings which offer no resistance no resistance no resistance to bending, no resistance to bending at any point, at any point. Strings which offer no resistance to bending at any point are called flexible strings, are called flexible strings। 2015 में ये डेफिनेशन पूछी गई है। ठीक है, जहां पर स्टार्टिंग में लिखा है स्ट्रिंग्स विच ऑफर, स्ट्रिंग और विच के बीच में कॉमा लगाओ, और फिर उसके बाद में एट एनी पॉइंट जहां है उसके बाद में लिखा है आर, तो एट एनी पॉइंट के बाद कॉमा लगेगा। ठीक, अब एकदम सही है डेफिनेशन। इन सच केसेस, इन सच केसेस, हाँ फुल स्टॉप के बाद में इन सच केसेस, फुल स्टॉप के बाद में इन सच केसेस द टेंशन across any section, the tension across any section of string will be a single force, will be a single force acting along the tangent, acting along the tangent to the string, acting along the tangent to the string which takes the shape of a curve, which takes the shape of a curve।
full stop. It is to be noted, it is to be noted that a chain, it is to be noted that a chain, comma, also whose link are whose links are whose links are short and perfectly smooth, perfectly smooth, behaves like a behaves like a flexible string, behaves like a flexible string. ठीक है, चेन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कॉमन कैटनरी की जब चर्चा कर रहे थे तो इसके पहले में मैंने आपको ये बता रखा है, कॉमन कैटनरी का जो सेंस होगा वो एक हैवी चेन से होगा, ठीक है, एक हैवी फ्लेक्सिबल चेन से होगा, उस चीज को यहाँ डिस्कस किया गया है। एक इसी में हेडिंग पड़ेगी कॉमन कैटनरी, ये पूरा कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग एंड कॉमन कैटनरी। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को भी बताया है, अब किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉमन कैटनरी को। तो कॉमन कैटनरी को समझने से पहले हमको कैटनरी को समझना होगा, है कि नहीं है, फिर कॉमन कैटनरी को समझेंगे तो डिस्कस करेंगे। लिखेंगे 10 10, उसी के आगे से वो पैराग्राफ उसी के आगे से कंटिन्यू चल रहा है 10। अब मतलब 10 से जो डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है वो कॉमन कैटनरी की स्टार्ट हो रही है। 10 व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, 10 व्हेन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन hangs freely between 2 points, hang freely between 2 points, not lying in the same line, सेम लाइन, कैसा भी हो सकता है। ज़्यादातर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्कस करते हैं, बताने की कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादातर जो कैटनरी हम लोग डिस्कस करते हैं वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होगा कि दोनों एंड पॉइंट्स जो होंगे वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हों, लेवल इधर उधर भी हो सकता है। तो इस वजह से सेम लाइन बताया है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन को मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, सेम लाइन। फिर कॉमा, is not lying in in the state of equilibrium, in the state of equilibrium, in the state of equilibrium, state, state of equilibrium, state, the portion of its hanging, the portion of its hanging under the action of gravity, under the action of gravity, takes the shape of a fixed curve, shape of a fixed curve, which is known as, which is known as catenary, which is known as catenary.
विच इज नोन एज कैटनरी, फुल स्टॉप। कैटनरी की डेफिनेशन बता दी है। अब यूनिफॉर्म कॉमन कैटनरी बता रहे हैं। कॉमन कैटनरी मतलब कोई चीज़ कॉमन हो जाएगी, हर कैटनरी में कोई चीज़ कॉमन हो जाएगी, उसे कॉमन कैटनरी बोलेंगे। तो इसी के आगे से लिखेंगे इफ द वेट ऑफ चेन, इसको जरा कलर चेंज करके लिख लेना। इफ द वेट ऑफ द चेन, इफ द वेट ऑफ द चेन और स्ट्रिंग, कॉमा पर यूनिट लेंथ, कॉमा is constant, then the catenary is said to be common catenary or uniform catenary डन। ये जितने भी बीए स्टूडेंट्स हैं ये लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, डेफिनेशन आ जाती है लिखने के लिए इजी सा। अगर 2-3 नोट पॉइंट्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में बताया कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप बेंड करते हैं तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई स्ट्रिंग है तो इसका मतलब क्या है, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। और कैटनरी में आपको बता दिया गया है कि जो कैटनरी होती है उसमें ये कुछ कंपलसरी नहीं है कि स्ट्रिंग के दोनों ही एंड पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होने चाहिए। जो एक फिक्स्ड कर्व आपको देखने को मिल रहा होता है उसी को हम नाम देते हैं क्या, कैटनरी। और कॉमन कैटनरी की खास बात क्या हो जाती है कि वहां पर यूनिट लेंथ जो वेट है वो मास पर यूनिट लेंथ हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। क्लियर, कोई समस्या? ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों का ये एक पार्ट कंप्लीट होता है। कैटनरी में कुछ हिस्सों को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में देखते हैं कि क्या हो सकता है। कैटनरी को अगर हम डिस्कस करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में सभी जगहों पर आपको कैटनरी देखने को मिलती है। कैटनरी का सेंस एक हैवी चेन से होता है और हमारे सिलेबस में जो है हम जनरली अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो हम ये मान करके चलेंगे कि स्ट्रिंग के दोनों ही एंड पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। कुछ इस तरह से लगभग कुछ पैराबोलिक शेप पर ये क्रिएट होता है, लेकिन पैराबोला नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में अधिक जानकारी आपको क्लासरूम में दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को याद होगा। बढ़िया। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के लिए बताया था कि जो वहां पर टेंशन काम कर रहा होगा वो अलोंग द टेंजेंट काम कर रहा होगा। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में इस चीज को मेंशन करवाया है कि जो वहां पर टेंशन काम कर रहा होगा वो अलोंग द टेंजेंट काम कर रहा होगा। तो अलोंग द टेंजेंट ये रहा हमारे पास। ठीक, ये एंगल साई पर ऐसा मान लेते हैं कि बेंड है और यहाँ पर ये जो अभी आपको पॉइंट दिख रहा है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये सी से नाम दिया जाता है, 0,C, 0,C। सवाल है आखिरकार 0,C क्यों? क्योंकि इसको हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं। बढ़िया जवाब मिला, इसको वाई एक्सिस मान रहे हैं। हाँ बोलो। यहाँ पर एक एंड पॉइंट ए रहा, यहाँ पर एक एंड पॉइंट बी रहा। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने नाम दिया डी। यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को हमने एक्स एज्यूम किया। सवाल उठता है कि आखिरकार एक्स ही क्यों? तो हम ये जान करके चल रहे हैं, समझ करके चल रहे हैं कि जो पॉइंट ए है इसका जो कोऑर्डिनेट जाएगा वो एक्स कॉमा वाई जाएगा। और अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हटा दें, केवल इस पॉइंट को ही हम डिस्कस करें तो कहीं पॉइंट है यहाँ पर है एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स एक्सिस पर चला गया डिस्टेंस एक्स है और वाई एक्सिस पर चला गया डिस्टेंस वाई है। कोई समस्या? तो इस आर्बिट्री पॉइंट ए की वजह से वो जो ए डी जा रहा है वो एक्स में जा रहा है। सिस्टम के पास सिमेट्री होगी, इसलिए अगर ये एक्स जा रहा है तो फिर ये भी एक्स ही जाएगा। कोई समस्या? यहाँ से जब भी हम कैटनरी के लेंथ को डिस्कस कर रहे होंगे तो टेंजेंट से और वर्टेक्स के बीच का जो लेंथ होगा वही एक्चुअल में हमारा लेंथ चल रहा होगा।
हम ये मान करके चलते हैं कि ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऐसे है, ठीक है। अब ये जो कैटनरी का जो अभी हम लेंथ ले रहे हैं, जैसे होल कैटनरी का लेंथ आपको दिया गया तो हमको हमसे टेंजेंट से वर्टेक्स के बीच की लेंथ को डिस्कस करना होगा। ये आपके लिए नोट पॉइंट होगा, ये होगा पॉइंट P। कोई समस्या? अब मान लेते हैं कि अगर वो बोल रहा है कि कैटनरी का जो टोटल लेंथ है वो 12 है और वो बोलता है कि जो टेंजेंट है वो असल में एंड पॉइंट पर काम कर रहा है, तो फिर S किस में तब्दील हो जाएगा? L में कंप्लीट तब्दील हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आ रही है? तो टेंजेंट यहां पर हम आए, टेंजेंट हमेशा बाहर की तरफ काम करेगा जनरली केस में। यहां से ये सब फालतू की बातें हैं, यहां से समझने का प्रयास करते हैं। ये ओरिजिन है 0,0। ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें एक को नाम देते हैं स्पैन। स्पैन क्या होगा? 2x होगा। स्पैन को जनरली हम लोग AB के नाम से भी जानेंगे। यहाँ से एक आपको देखने को मिलेगा सैग। सैग को हम लोग y-c के नाम से जानेंगे। ये वाला पॉइंट अभी y निकाला, इसका मतलब ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की y आ गई है। ये अगर 0,c है तो इसका मतलब ये वाला जो होगा ये, कोई समस्या? तो y में से जब c चला जाएगा तो ये y-c आपको आउटपुट निकाल करके देगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो sec है वो y-c और ये एक्चुअल में किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल हो जाएगा। कोई समस्या? S जो है वो आपको बताया जा रहा है आर्क लेंथ है फ्रॉम वर्टेक्स टू द पॉइंट P। जो C है उस C को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। कैटनरी हम जब भी कई बार बोल रहे होंगे कैटनरी तो उसका सेंस किससे जाएगा? कॉमन कैटनरी से जाएगा, इस बात को अपने दिमाग में रखना। तो वर्टेक्स ऑफ कैटनरी मतलब वर्टेक्स ऑफ कॉमन कैटनरी, ये क्या चला जाएगा? C, पॉइंट C। वर्टेक्स जो है वो पॉइंट C जा रहा है। क्लियर? इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो इसी सीरीज में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे और इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी जनरेट करना चाह रहे हैं। क्या जनरेट करना चाह रहे हैं? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर इंट्रिंसिक का क्या मीनिंग है। तो इसके पहले आपको एक शायद शीट मैंने आपको भेजी होगी फंक्शन की, और उस फंक्शन में आपको 3 हिस्से देखने को मिल रहे होंगे, फंक्शन का क्लासिफिकेशन, फंक्शन का टाइप और फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा भी था ये वाली शीट नहीं है, ये शीट वो वाली नहीं है, फंक्शन की एक शीट एक अलग थी। और वहां पर जब फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? 5 हिस्सों में। कौन? बिल्कुल सही है, यही है वो शीट, अंशिका के पास है। बिल्कुल सही है। कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा सर कार्टेशियन, फिर पोलर, फिर पैरामीट्रिक, फिर पैडल, फिर इंट्रिंसिक। कोई भी इक्वेशन हो वो इन्हीं हिस्सों में डिवाइड होती है। इसी तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई अनदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। सारे केसेस हम सीख करके आए हैं। जब BSc पार्ट 1 में थे तो कार्टेशियन का क्लासिफिकेशन फिर 2 हिस्सों में हो जाता है। एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म, एक को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है। तुमको चीजें तभी समझ आएंगी जब तुम्हारी कनेक्टिविटी प्रॉपर चैनल पर मेंटेन हो पाएगी। रिप्रेजेंटेशन पूरी गणित में इतने ही है। इंट्रिंसिक अभी हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं, बाकी सारे रिप्रेजेंटेशन पैरेलल तक हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर इंट्रिंसिक की कार्टेशियन की जो बात होती है वो x, y के फॉर्म पर होती है। अब आप जानते हैं कि अगर एक्सप्लिसिट फॉर्म है तो y इक्वल्स टू fx, इम्प्लिसिट फॉर्म है तो fxy इक्वल्स टू 0। मतलब एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी आपको पता चल रही है, और इम्प्लिसिट मतलब आपको नहीं पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। पोलर फॉर्म हमेशा किस में डिफाइन होता है? r, थीटा में डिफाइन होता है। फिर इसके बाद में पैरामीट्रिक, बिल्कुल सही है, x इक्वल्स टू xt, y इक्वल्स टू yt।
मतलब कुल मिलाकर के 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इसके बाद में जब पैडल इक्वेशन की बात करते हैं तो P और R के फॉर्म पर इक्वेशन बनने लगती है। और फिर इसके बाद में जो इंट्रिंसिक है वो S और साई के बीच में। कोई समस्या? तो इतना हिस्सा आपका क्लियर हो गया होगा। इंट्रिंसिक इक्वेशन से आपके दिमाग में ये बात हिट कर रही होगी दैट वी हैव टू मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन S एंड साई। कोई समस्या? तो ठीक है, अब इस डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, जरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो टेंशन T है इसको हम रिजल्टेंट में तब्दील करेंगे और इसके 2 कंपोनेंट जनरेट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। कोई समस्या? अगर ये एंगल साई है तो फिर ये भी क्या होगा, साई होगा। तो ये वाला जो इतना हिस्सा देखने को मिल रहा है, हाँ क्या बनेगा? अरे 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 mg T रिजल्टेंट है तो T और फिर T साइन साई। कोई समस्या? यहां पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर काम कर रहा होगा जो कि हमेशा T0 होगा। क्या होगा? हमेशा T0 होगा। T0 किसको बैलेंस करेगा? T कॉस साई को। और T साइन साई, हाँ अब जरा ध्यान देंगे, यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के यानी पॉइंट C से लेकर के P तक इतना जो हमारे पास लेंथ जनरेट होगा, ये लेंथ कितना जनरेट हुआ है S, तो इसका जो वेट काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। कोई समस्या? यहां से लेकर के यहां तक, बस इतना। ठीक, इसका जो वेट काम करेगा वो नीचे की तरफ काम करेगा, डाउनवर्ड। और ये वेट ठीक उसी जगह पर काम करेगा जहां पर CP का CG काम कर रहा होगा। क्या काम कर रहा होगा? CG मतलब समझ रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई समस्या? तो यहां से आपको क्या देखने को मिलता है? WS। कोई समस्या यहां तक? यहां तक कोई समस्या? कुछ नोट पॉइंट्स लिखना होगा, फिर लिखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायग्राम ट्रेस करेंगे प्रॉपर चैनल पर और उसके बाद कुछ बता रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, नोट कर पाए? डायग्राम नोट करते रही ना, पहले डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो। डायग्राम तुम्हारे पास बना भी होगा, शीट सभी के पास मौजूद है। कुछ नोट पॉइंट्स लिखेंगे। सिंस द होल सिस्टम, सिंस द होल सिस्टम, सिंस द होल सिस्टम is in equilibrium, since the whole system is in equilibrium। ठीक है, देखो इसके पहले जब भी जितनी भी क्लासेस हुई उसमें जब भी आपको पढ़ाया तो आपको हमेशा मैथमेटिकल पोर्शन आपको बताया समझाया और कोशिश की कि आप चीज़ों को समझें कि आंसर किस तरीके से गेन कर पा रहे हैं। अभी आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा वे ऑफ राइटिंग को भी कंसीडर करेंगे ताकि सही और सिस्टमैटिक हम रिप्रेजेंट भी चीज़ों को कर पाएँ। सिंस द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, T0 ये है, T0 टेंशन T0 एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एट द वर्टेक्स C। सेकेंड पॉइंट, टेंशन T एट P टेंशन T एट पॉइंट P है, वो कैपिटल P है, एट पॉइंट P acting along the direction of acting along the direction of acting along the direction of tangent, acting along the direction of tangent
टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल साई, थर्ड पॉइंट है टेंजेंट, थर्ड पॉइंट है टेंजेंट, थर्ड पॉइंट है टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल साई। फोर्थ पॉइंट है द वेट डब्ल्यू एस, the weight WS, the weight WS of the arc CP, of the arc CP acting vertically downward, acting vertically downward through the center of gravity, through the नहीं इसी के आगे, through the center of gravity of the arc CP, of the arc CP। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे resolving the forces, resolving the forces horizontally and vertically, horizontally and vertically। जितने पॉइंट्स लिखाए हैं वो सारे पॉइंट समझ आ गए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न पर करना होगा, सीधे क्वेश्चन मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है। सब पूरा बताओगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के तुम्हारे लिए कॉमन सी बात चल रही है, क्योंकि हम स्थिति विज्ञान पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही होगा, कंफर्म है होगा। फिर उसके बाद में तुमको सब चीज़ें बता देनी होगी, टेंशन टी नॉट हॉरिजॉन्टली काम कर रहा होगा। इसके पहले ये बात बताई हुई थी कि जो टेंशन टी नॉट है वो किस पैटर्न पर यहाँ पर काम कर रहा है और इसको आखिरकार किस तरफ से खींच रहे हैं पकड़ करके, ठीक है। ये केस याद होगा, इसके पहले चेन को खींचना भी बताया हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि टी कॉस साई किसके इक्वल हो जाता है, टी साइन साई, टी साइन साई डब्ल्यू एस, और टी कॉस साई टी नॉट। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 डिवाइड्स इक्वेशन 2। जैसे ही हमने डिवाइड कराया हमें क्या देखने को मिलता है, टेन साइज कस टू डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट। तो टेन साइज कस टू डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट अपॉन सी। क्या कहा, टी नॉट अपॉन सी कहा, टी नॉट अपॉन डब्ल्यू। कोई समस्या, टी नॉट अपॉन डब्ल्यू। इसको हम एक न्यू कांस्टेंट नाम देंगे और बताएंगे एस अपॉन सी। तो एस स्क्वायर टू क्या तैयार हो जाता है, सी टेन साई। ये हमारे पास इक्वेशन मेंटेन हो चुकी है। कोई समस्या यहाँ तक? फिर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक नोट पॉइंट जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि जो टी नॉट अपॉन डब्ल्यू था उसको हमने क्या नाम दिया है, सी। तो टी स्क्वायर टू टी नॉट स्क्वायर टू डब्ल्यू सी, ये हमारे ये काम की इक्वेशन होगी। इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। डन, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये इंट्रिंसिक इक्वेशन हमने मेंटेन की, आप देख रहे हैं जो रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है वो एस और सी के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन हुआ है, ठीक है। फिर आगे समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। अब देखो मेन इक्वेशन हमारे पास यही चलती रहेगी, एस इक्वल्स टू सी टेन साई, ठीक है। बाकी सारा एक्सपेरिमेंट इसी से आगे रन कराया जाएगा। देखते हैं जरा क्या हो सकता है। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एस इक्वल्स टू सी टेन साई। बीएससी पार्ट 1 में हम लोग एक डिफरेंशियल कैलकुलस बुक में सीखे थे
कि जो टेन साई है वो असल में किसके इक्वल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इस चीज को हम समझ भी सकते हैं। बेसिकली यहाँ से अगर जो हमारे पास टेंजेंट खींचा जा रहा है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो x और y दोनों जनरेट हो जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कुछ हमें पता चल रही है। टेन साई अगर हम रख देते हैं तो s इक्वल्स टू क्या पता चलेगा, c dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? एक लेंथ के लिए मुझे लगता है कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑल्सो। क्या जानते हैं? ds अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विद अंडर रूट। बोलो जानते हैं या नहीं जानते हैं? s की इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दिया जाए तो यहां से हमको क्या देखने को मिलेगा, c d2y अपॉन डी एक्स टू, या फिर यूं लिखे c d अपॉन डी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या? हमने यहां से क्या किया, dy बाई डी एक्स को p लेट कर लिया, लेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू p, तो c dp बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस p स्क्वायर। मुझे लगता है वेरिएबल सेपरेबल का केस जा रहा है, तो शायद c dp अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू dx इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो इसको हाइपरबोलिक के फॉर्म पर लेकर के जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, c साइन हाइपरबोलिक p। कोई समस्या? c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p आएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p जनरेट होगा। अब ठीक है, इक्वल x प्लस k। कोई दिक्कत? कांस्टेंट k को जनरेट करेंगे और कांस्टेंट k को जनरेट करने के लिए हर बार आपको इनिशियली मतलब वर्टेक्स c पर आना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको कभी भी यहाँ पर क्या जनरेट करना हो, आर्बिट्री कांस्टेंट जनरेट करना हो या जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो भी जनरेट होगा, तो उसको जनरेट करने के लिए हमेशा वर्टेक्स c पर आना पड़ेगा। क्या बताएंगे? एट पॉइंट c। खूब बात समझ आ रही है कि अगर इस पॉइंट को P को पकड़ के नीचे लाए ठीक पॉइंट C पर, तो जो टेंजेंट होगा ये रोटेट करना शुरू करेगा और ये ठीक एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और टू पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो साई किस में तब्दील हो जाएगा, 0 में तब्दील हो जाएगा। फिर कुछ और भी आपको पता चल रहा होगा, जो x है वो 0 हो जाएगा, जो y है वो c में तब्दील हो जाएगा। एट पॉइंट c ये x और ये y। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई समस्या? अगर ये 0 जा रहा है तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या चली जाएगी, और dy बाई डी एक्स वास्तव में अभी हमने क्या मान रखा है, p, तो p भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मुझे लगता है सबको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा, k 0 देखने को मिल जाएगा इन अबव इक्वेशन। जैसे ही हमने अबव इक्वेशन में रखा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p तो p ही रहेगा इक्वल्स टू x। नहीं मेरी बात समझे? यहां से देखने को मिलेगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p इक्वल्स टू x बाई c। हाइपरबोलिक इनवर्स को हमने ट्रांसफर किया तो पता चलता है p इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x बाई c। कोई समस्या? p क्या है, p है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, साइन हाइपरबोलिक x बाई c। कोई समस्या यहाँ तक? ये बात एकदम सही है। इसको वापस से हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, और जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें फिर से कुछ आउटपुट देखने को मिलता है। y इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साइन हाइपरबोलिक c कॉस हाइपरबोलिक x बाई c और प्लस एक न्यू कांस्टेंट k1 ले लिया। नहीं मेरी बात समझे? कांस्टेंट k1 जनरेट करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, इनिशियली एट पॉइंट c।
इनिशियली एट पॉइंट सी, जैसे ही सी पर पहुंचते हैं x0 y c, तो जो k1 जनरेट होगा मुझे लगता है 0 जनरेट हो जाएगा। c यहाँ पर आ जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, cos 90 की वैल्यू 1, फिर वहां से जनरेट करोगे, आगे बढ़ा जाए तो कुल मिलाकर के यहाँ से k1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c। नहीं मेरी बात समझे, y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c। नहीं क्लियर हुआ? बताएं भाई रोमी, क्या दिक्कत है आपको? डन, ये बात सही है। दो इक्वेशंस यहां से मेंटेन होती हैं, एक मेंटेन हुआ है, एक जनरल, y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c। जो पहले इक्वेशन जनरेट की है सब बेकार है, समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक रिलेशनशिप बिटवीन s एंड x, क्या कहा? रिलेशनशिप बिटवीन s एंड x, रिलेशन बिटवीन x एंड s। कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। इस इक्वेशन का फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इसका इस्तेमाल करेंगे, जब इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, क्या ले लें? हैशटैग पर ले लिया, यूजिंग हैशटैग। आपको क्या देखने को मिलता है? s इक्वल्स टू c dy by dx, s इक्वल्स टू c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx? ये देखो, अरे अरे अरे, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, क्या जनरेट होगा? साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। मैंने इसीलिए अभी इसके पहले भी बताया कि ये हमारे काम की इक्वेशन है। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। तो आपको देखने को मिलेगा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ये एक और रिलेशनशिप देखो मेंटेन हो गया है s और c के बीच में, s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाई सी। एक काम करते हैं, इन दो इक्वेशंस को, एक ये इक्वेशन, दो इसको ले लेते हैं 3 पर, इसको ले लेते हैं 4 पर, और एक रिलेशनशिप हाइपरबोलिक के लिए हम लोग जानते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बात सही है। तो हम क्या कर रहे हैं? बाई थर्ड एंड फोर्थ, कोई समस्या? मेंटेन कर रहे हैं, ये वाला रिजल्ट पहले आएगा, इससे इसको माइनस करें स्क्वायर करके, तो यहां से देखने को मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर समझ आया कहां से आएगा? पीछे से सौरभ, सी स्क्वायर कैसे जनरेट होगा? हाँ सही है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कहाँ पढ़ा था? बीएससी पार्ट 1 में। ये बात सही है, बुक टेक्नोमेट्री। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये एक और हमारे सामने रिलेशनशिप मेंटेन है। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि यहां से ये वाला रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। इस s की वैल्यू को उठाओ और उठा करके इसके अंदर रखो, इसको फिर से कुछ मानना पड़ेगा। अब इसको क्या मान लिया जाए? उसको हैशटैग मान लिया था, इसको स्टार। पांचवा अगर मानेंगे तो स्टार्टिंग यहां से थी, फिर वो पांचवा डिस्टर्ब करेगा स्टार। ये बात सही है। अब हम लोग स्टार की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सी स्क्वायर प्लस एस की जगह पर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, और यहाँ पर ब्रैकेट में बता देंगे बाई स्टार, ताकि तुमको पता चले कहाँ से आया। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर सेक स्क्वायर साई। बताइए भाई आकांक्षा, सेक स्क्वायर कहाँ से जनरेट हुआ? 1 प्लस टेन स्क्वायर इज नोन एज सेक स्क्वायर। मुझे लगता है वाई इक्वल्स टू सी सेक साई।
कोई समस्या? y इक्वल्स टू c sec psi, ये एक रिलेशनशिप हमारे सामने फिर मेंटेन हुआ। अच्छा, कुछ और भी हो सकता है, कुछ अभी और भी हो सकता है। हाँ, एक रिलेशनशिप और मेंटेन करने जा रहे हैं x के लिए, x और psi के लिए। तो हेडिंग पड़ेगी रिलेशनशिप बिटवीन x एंड psi, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड psi। नहीं, अरे अरे अरे, इधर समझेंगे। मुझे एक्जैक्टली मतलब इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नहीं रफ कर रहा हूँ, मेरी बात समझ गए? वरना फिर अभी रफ कर देंगे तो फिर हम बताएंगे कि ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, तुम कहोगे 2 तो आपने कहीं माना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में? x एंड psi, ये बात सही है। x इक्वल्स टू c log sec psi प्लस tan psi की तरफ हम लोग रुख कर रहे हैं। समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। s इक्वल्स टू c tan psi, ये रिलेशन जानते हैं, बाई स्टार हमने फिर अडॉप्ट किया। और अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ds अपॉन dx tan psi sec स्क्वायर psi और फिर डी साई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? ये जो डी साई अपॉन डी एक्स है, इसको, इस रिजल्ट को हम फिर मेंटेन करेंगे। और इस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए हम जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं? tan psi जानते हैं किसके इक्वल है? dy बाई डी एक्स के इक्वल है। इसको हम लिखना चाह रहे हैं dy अपॉन डी एक्स, और हमने क्या किया, ds से मल्टीप्लाई, ds से डिवाइड। ये हम सभी लोग जानते हैं tan psi को, और क्या लिख सकते हैं? sin psi अपॉन cos psi। तो इसका मतलब cos psi की जो वैल्यू आ जाएगी वो dx अपॉन ds आ जाएगी। अगर रेसिप्रोकल करा दे तो ds अपॉन dx की वैल्यू sec psi हो जाएगी। नहीं, मेरी बात समझे? गुड। यहां से क्या देखने को मिलता है? c sec स्क्वायर psi d psi अपॉन dx। यहां से एक sec psi से एक sec psi कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो dx है ये सेपरेट हो जाएगा। इधर पे समझने का प्रयास करेंगे। यहां से देखने को मिलेगा 1 इक्वल्स टू c sec psi d psi अपॉन dx, और dx को हमने उठा करके इधर भेज दिया। जैसे ही इधर भेजा, ध्यान से समझते रही ना, तो यहां से देखने को मिलेगा dx। इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ही इंटीग्रेट किया तो यहां से x इक्वल्स टू c log sec psi प्लस tan psi, और फिर प्लस का c। तुम्हारी बात एकदम सही है, मॉड के अंदर आएगा। प्लस का c नहीं लेंगे, c वो चल रहा है। k1 ले चुके हैं, k2 ले लेते हैं, k2। ये बात सही है। यहां से हमने क्या किया, वैल्यूज जनरेट करने के लिए वापस से मैं कहां जाना होगा? इनिशियली किस पॉइंट पर? एट पॉइंट सी। तो इनिशियली x इक्वल्स टू 0, साई इक्वल्स टू 0, इसलिए k2 भी क्या जनरेट हो जाएगा? 0। अरे भाई tan साई, tan 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, sec 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, log 1 की वैल्यू 0। तो कुल मिलाकर के k2 भी 0 हो जाता है। तो जो बचा वो क्या बचा? c log sec psi और प्लस का tan psi। कोई समस्या? ये और एक रिलेशनशिप हमारे पास मेंटेन हुआ। आगे बढ़ा जाए, फिर समझने का प्रयास करेंगे, बस थोड़ा सा और बचा है। दो रिजल्ट, एक tan psi और एक sec psi। tan psi डायग्राम में नहीं लिखेंगे, अभी अपने पास जगह है। ये देखो ये tan psi की वैल्यू यहां से निकालेंगे s अपॉन c, और sec psi की वैल्यू यहां से निकालेंगे y अपॉन c। दोनों रिजल्ट्स को उठा करके कहां रखेंगे? उसके अंदर रख देंगे।
अब इसको, ये तो स्टार पे चल रहा है, अब इसको क्या ले लिया जाए, डबल स्टार। देखते हैं भाई, यूजिंग, यहां लिख रहे हैं यूजिंग स्टार एंड डबल स्टार। तो फिर देखिए 5 स्टार तैयार होता है, पी लॉग सेक्स आई की जगह पर क्या आ जाएगा, y अपॉन सी प्लस यहां से s अपॉन सी, x अपॉन सी इक्वल्स टू यहां से log y प्लस s अपॉन सी। यहां से हमने क्या किया, एंटी लॉग लिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, y प्लस सी इक्वल्स टू सी ई टू दी पावर x बाई सी। कोई समस्या, ये रिलेशन से पूछा गया है, ये वाला रिलेशन से पूछा गया है। नाम इसका कुछ नहीं है। प्रूफ करने के लिए आया था, प्रूफ दैट इन अ कॉमन कैटनरी वी मेंटेन अ रिलेशन। अरे अरे अरे, पूरा करके नहीं करोगे, इसमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन की पोटेंशियल देखना है क्या है, अगर वेरी शॉर्ट में आ रहा है तो सीधे वी नो, ये जानते हैं ये जानते हैं, सीधे कर दिया। 3 इक्वेशन जानते हैं, एक ये वाली जानते हैं, ये जानते हैं ये जानते हैं। अगर वेरी शॉर्ट की बजाय लॉन्ग में आ जाता है तो फिर आपको ये 3 इक्वेशंस पूरा मेंटेन करके दिखाना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर, कि जितने भी रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन करके दिखाएं, इसमें कम से कम कोई एक पूछा जाएगा। कम से कम कोई एक का मतलब समझ रहे हो, 2 भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिसकी चर्चा करेगा बस उतना ही डिस्कस करना है, उतना ही सिंप्लीफाई करके दिखाना है, सब कुछ ना वहां रहता फैलाने लगना। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो ये वाला रिलेशनशिप पूछा गया था, अनसॉल्व में देख रहा था, इसलिए इसको यहाँ पर भी बताया, इसके पहले शायद ये वाला रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करवाया था। फटाफट जो भी चीजें समझ आएंगी उसको नोट करेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। y प्लस एस होगा कहां पर, y प्लस एस होगा। ठीक कहती हो, ठीक कहती हो वंशिका, थैंक गॉड तुम इस क्लास में हो। समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आनंद को बहुत हंसी आ रही है, आनंद को आनंद आ रहा है, ये बात सही है, आनंद को आनंद आ रहा है। समझने का प्रयास करेंगे। सारे रिलेशंस मेंटेन हो चुके हैं, एक रिलेशन केवल मेंटेन नहीं हो पाया। मैंने कहा था कि ये रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, टी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू सी, और पूरे सारे प्रूवमेंट बता दिए जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो लास्ट प्रयास इसी से, इसको अब किस पर ले लिया जाए, इसको अब किस पर ले लिया जाए, डबल हैशटैग पर। ठीक कहते हो तुम लोग, कोई समस्या। ये रहा डबल हैशटैग और ये रहा अपने पास इक्वेशन 2, दोनों का भरत मिलाप कराने जा रहे हैं। ध्यान देंगे भाई, कहां पर कराया जाए भरत मिलाप, यहां पर। कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही कि यहां पर। हाँ, समझने का प्रयास करेंगे। यूजिंग 2 एंड डबल हैशटैग, डन। क्या देखने को मिलेगा, टी कॉस साई इक्वल्स टू टी नॉट, और टी नॉट खुद किसके इक्वल हो चुका है, तो डब्ल्यू सी आ गया। तो ये टी नॉट की जगह पर हमने क्या रख दिया है, डब्ल्यू सी। बोलो ये रिलेशन मेंटेन हुआ या नहीं हुआ। अब हमने यहां से क्या किया, सेक को ट्रांसफर किया, कॉस को ट्रांसफर किया। बोलो बनता है या नहीं बनता है। और सी सेक साई ये असल में किसके, वाई के इक्वल है। कितनी बढ़िया देखिए बात कही। तो यहां से जो बन रहा है रिलेशन वो क्या बन रहा है, टी इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, टी इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई। अब कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं बचा है जो अभी आपके पास नहीं हो, लगभग सारे रिलेशंस आपके पास मौजूद हैं। मेरी बात समझे या नहीं समझे, आगे बढ़ा जाए। कीज कौन सा मिसिंग है, एक्स और एस, सी लॉग, ये भी आएगा। बढ़ा जाए आगे, कीज लिखेंगे, कीज, कीज
मैराथन में एक सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हम सारी कीज हमारे पास आ जाती हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे, क्या बोलते हैं, पलक और वर्तिका दोनों ही लोग कीज की तरफ रुख करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछली मैराथन रही है वो भी आपको बेहतर तरह समझ जा रही होंगी और चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर टेंजेंट किस तरीके से, जो टेंशन है वो टेंजेंट के रूप में काम कर रहा है, आपको डायनामिक्स से क्लियर होगा, डायनामिक्स से सीख करके आ रहे हैं। तो जब चीज़ों को कंप्रेस करके पढ़ते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिबल वे में आ जाती हैं। कीज में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे, ये इसे फालतू की है लेकिन तब भी लिख लेंगे, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। क्या बताएंगे, स्ट्रिंग्स कॉमा विच ऑफर नो रेजिस्टेंस, विच ऑफर नो रेजिस्टेंस, विच ऑफर नो रेजिस्टेंस, पता है यार, विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एट एनी पॉइंट, टू बेंडिंग एट एनी पॉइंट, कॉमा आर कॉल्ड flexible string, are called flexible string। क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कॉमन कैटनरी। सेकेंड की क्या है, कॉमन कैटनरी। सेकेंड की क्या है, कॉमन कैटनरी। इफ द वेट ऑफ चेन, इफ द वेट ऑफ चेन और स्ट्रिंग, कॉमा पर यूनिट लेंथ, कॉमा इज कांस्टेंट, कॉमा then the catenary is said to be a common catenary, then the catenary is said to be a common catenary। done। third point, end point E and D, यहीं से शुरुआत इसी जगह से, एंड पॉइंट्स ए एंड बी, इनकी बात कर रहे हैं, एंड पॉइंट्स ए एंड बी, एंड पॉइंट्स ए एंड बी मे और मे नॉट बी, may or may not be taken on the same horizontal level, on the same horizontal level। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे t cos psi equals to t naught, t cos psi equals to t naught, t cos psi equals to t naught। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो बता रहे हैं, दैट इज the horizontal component of the tension, the horizontal component of the tension, the horizontal component of the tension at any point, at any point of the catenary, is constant, और कांस्टेंट को अंडरलाइन कर लेंगे, is constant। फिर नेक्स्ट पॉइंट t sin psi equals to ws, t sin psi equals to ws, that is
the vertical component of the tension at any point of the catenary is equal to the weight of the string of, इसको अंडरलाइन करना आप जो बोल रहे हैं, of length measured from the lowest point C to that point, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा 6, span is maximum or sag is minimum. Span is maximum or sag is minimum. इसको जब पकड़ के खींचेंगे तो सैग स्पैन ए बी ही तो था, तो स्पैन मैक्सिमम तो मतलब इसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए, तो फिर सैग कम होने लगेगा। तो दो में से किसी की बात की जाए, टेंशन वर्क नहीं इसी में स्पैन इज मैक्स क्या है, स्पैन इज मैक्सिमम और सैग इज मिनिमम व्हेन टेंशन works 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 at the end points to determine the next point है to determine the इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, टू डिटरमाइन द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मतलब इंटीग्रेशन के दौरान जो कांस्टेंट जनरेट हो रहा है, वी ऑलवेज चूज एट द लोवेस्ट पॉइंट सी। ठीक है, ये भी हम लोगों ने सीखा है कि जब भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को डिटरमाइन करना होता है तो हमेशा कहां पर जाते हैं, लोवेस्ट पॉइंट सी पर जाते हैं, एट पॉइंट सी। हाँ क्या चीज, एट द लोवेस्ट पॉइंट सी। ठीक है, उसमें बताओगे एस इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0, वही वाला जो पॉइंट चल रहा है सी, उसी में कॉमा करके अब आगे बताओगे x इक्वल 0, y इक्वल सी, साई इक्वल 0, dy बाई डी एक्स इक्वल 0, y इक्वल टू सी है तो dy बाई डी एक्स 0 नहीं हो जाएगा। यही चार चीजों का अभी तक हम लोग इस्तेमाल करते चले आए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, कौन सा पॉइंट है 8, s इक्वल टू सी टेन साई। नेक्स्ट पॉइंट है s इक्वल टू सी टेन साई, फिर y इक्वल टू सी सेक साई। याद नहीं है इक्वेशन तो बोलो, फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे नेक्स्ट पॉइंट लिखो भाई, x इक्वल टू क्या अभी लिखा 8, s इक्वल टू सी टेन साई। नाइन्थ पॉइंट y इक्वल टू सी सेक साई, फिर इसी का अगला पॉइंट 10, x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस 10 साई। लिखते जाओ जैसे बता रहे हैं, x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस 10 साई। फिर अगला पॉइंट
y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c। ऐसे क्यों लिख दिया? बढ़ा जाए आगे। फिर 12 पॉइंट s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई c। s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई c। नहीं प्रूव करा जाए क्या? s इक्वल्स टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई c। फिर इसी में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पॉइंट टी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू सी, टी नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू सी। फिर नेक्स्ट पॉइंट टी इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, टी इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई। तुम लोग यार पेज बहुत बचाते हो। टी इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, ठीक है। जहां सबसे पहले क्वेश्चन लिखवाई है एस इक्वल्स टू सी टेन साई, इसके आगे जगह होगी तुम्हारे पास, उसमें लिखो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, उसमें लिखो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी। ये वाला जहां पे लिखा है एस इक्वल्स टू सी टेन साई, अभी कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 8। उसी में आगे लिखो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, या कैटनरी मतलब सेंस कॉमन सही चलेगा। जो दूसरी इक्वेशन में लिखवाई है वो कौन सी लिखवाई है? y इक्वल्स टू सी सेक साई, उसके नीचे लिखवा जाए x इक्वल्स टू सी log सेक साई प्लस टेन साई। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो x है, y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल साई है, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। तो दूसरे इन दोनों को कंप्रेस करके बताना पैरामेट्रिक इक्वेशन। अरे y इक्वल्स टू सी सेक साई है, y इक्वल्स टू सी सेक साई है, उसके नीचे इन दोनों को जब कंप्रेस करेंगे तो इस तरह से लिखना कंप्रेस करके। नहीं भाई, पैरामेट्रिक इक्वेशन बगल वाले को समझाओ ना। क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। दोनों को कंप्रेस करके लिखो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। फिर एक है y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c। देखो है ये कौन सी चली जाएगी? रिलेशन किसके किसके बीच में है? x और y के बीच में। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी कौन सी है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। फिर 12 टू 15, 12 टू 15 देख रहे हैं? 12 टू 15 इन सबको एक साथ कंप्रेस करना इसी तरह से, इन सबको एक साथ कंप्रेस करना इसी तरह से और लिखना। हाँ हाँ इसे बनाओ ये करली ब्रेसेस। हाँ ये भी ठीक है, सही है। और अब इसी में लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटनरी, इसमें लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटनरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन कैटनरी, ठीक है। लास्ट वाली जो इक्वेशन है टी इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, उसमें एरो बनाना टी इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, उसमें इस तरह से एक एरो बनाना और अब इसमें लिखना यूज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स W, यूज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स W इज गिवन। इस इक्वेशन का इस्तेमाल तभी करोगे जब एक्सटर्नल फोर्स W तुमको गिवन होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे आएंगे तो समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट 16, हाँ बोलो क्या चीज? नेक्स्ट पॉइंट 16, when one end of string, when one end of string of length L is of length L is pulled by horizontal force, is pulled by horizontal force, in this case
in this case we always adopt, बोलो कहां से, कहां से, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, फुल स्टॉप। इन दिस केस वी ऑलवेज अडॉप्ट S इक्वल L। ये जो स्मॉल s होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, L के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, L क्या है वो ऊपर बता दिया है। ठीक, 17 पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे, 17 पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे। इन मैक्सिमम क्वेश्चंस, when we have required, in maximum questions when we have required the value of C, कौन सा C, ये वाला C। ठीक है, इन मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हेन वी हैव रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ C, ये इसी की बात कर रहे हैं। वी ऑलवेज अडॉप्ट की 8 मतलब 8वें नंबर वाला जो इक्वेशन है S इक्वल्स टू C टाइम्स I, हमेशा इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, की 8वीं चाबी का इस्तेमाल कर देना। डन। 3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, पूरे सिस्टम में 3 तरह के ही क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हेन नो फ्रिक्शन इज वर्क। 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, तीनों तरह के क्वेश्चंस सुन लेंगे। एक जो फर्स्ट टाइप इसमें मेंटेन होता है वो टाइप मेंटेन होता है जिसमें वो टाइप मेंटेन होगा जिसमें जो रॉड है या स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शन लेस है, या जो बेस है हमारा वो फ्रिक्शन लेस है। जो दूसरा टाइप जनरेट होता है उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। जो तीसरा टाइप होगा उसमें एक वेट W एक एक्स्ट्रा अटैच कराया जाएगा। W वेट क्या कराया जाएगा, अटैच कराया जाएगा। W वेट क्या कराया जाएगा, अटैच कराया जाएगा। ये सब आंखों का धोखा है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, नजरें मेरी तरफ ही रखें, ये बहुत जरूरी है। बढ़ा जाए आगे? ठीक है, तो टाइप 1 का जो हम लोग केस अभी नहीं रफ करेंगे, टाइप 1 का केस जो अपने पास चल रहा है वो सामने लगा हुआ है। टाइप 1 के केस में जो हमारे पास बेस होगा, हॉरिजॉन्टल बेस होगा, वो स्मूथ होगा। ठीक है, कोई फ्रिक्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन याद रखेंगे ऑब्जेक्ट हर कंडीशन में स्टेबल यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही होगा। किस पर होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। जबकि यहाँ पर किसी भी तरीके कोई फोर्स कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा होता तो टेंशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट काम कर रहा होता है और बाहर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ये जो बेस के साथ में एंगल बन रहा होता है, फाई बन रहा होता है। यहाँ पर ये जो एस का जो वेट WS काम कर रहा होता है नीचे की तरफ, वो हमेशा उसके CG से पास हो रहा होगा। बाकी सारी चीजें तुम लोग जानते हो। एक सबसे पहला जो प्रूवमेंट यहाँ पर पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो बुक में कहीं मिल जाएगा। इफ T बी द टेंशन एट एनी पॉइंट P, इफ T बी द टेंशन, हाँ T स्क्वायर माइनस T नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू W स्क्वायर, मिल गया। पहला ही एग्जाम्पल है, पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करने की चर्चा की जा रही है। पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कोई समस्या? बढ़ा जाए आगे, क्या बात कही जा रही है? उसमें कैपिटल W दिया गया है, जो WS है उसको क्या उसमें मेंशन किया गया है, कैपिटल W। जो कैपिटल W है वो असल में हमारा क्या है, WS है। जो हमारे पास WS काम कर रहा है बुक के क्वेश्चन में वो किससे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि T साइन फाई जो भी WS है वो असल में किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल W के इक्वल हो जाएगा। और जो T कॉस फाई चल रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, T नॉट के इक्वल हो जाएगा। हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। अब जरा रफ करने का प्रोग्राम शुरू होता है इस जगह से।
सारी क्वेश्चंस आपके पास हैं, इन सभी क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आपको पहले भी शीट दे रखी है, सारी क्वेश्चंस आपको याद होंगी। सबसे ज्यादा जो स्पैन के लिए इक्वेशन यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? अगर हमें सी लॉग एक्स आई प्लस टेन आई, बिल्कुल सही बात है, आसान है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पैन से ही पूछे भी जाते हैं। देखते हैं यहाँ से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग हमने किया तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर, ट्रांसफर करते हैं टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर। बोलो बनता है या नहीं बनता है? देखो प्रूव होता है या नहीं होता है। हो गया, कोई समस्या? बढ़िया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है इफ द लेंथ, इस क्वेश्चन को ढूंढो जरा, इफ द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म चेन सस्पेंडेड बिटवीन टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल इज एडजस्टेड so as the tension at the point of supporting is minimum for that particular span 2D, show that the equation to determine C is, मिला, cot hyperbolic d by c is equals to d by c, मिल गया? बढ़ा जाए आगे।